हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौर ह्यूमैनिटीज क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था और एक मौलिक अधिकार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था जिसका नाम था समानता का अधिकार। आज हम जिस अधिकार के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है जिसका नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। जिस स्वतंत्रता के अधिकार की मैं बात कर रहा हूं उसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के तहत हमें भारतीय संविधान से मिला हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 19 बहुत सी स्वतंत्रताओं का एक समूह है। मूल संविधान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान कौन सा था? जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। उस समय मूल संविधान के अंदर 7 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी वो हमारे पास थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी हमारे पास? 7 प्रकार की। लेकिन जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमने कौन से अधिकार को हटाया था? हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्या कर दिया था? हटा दिया था। कौन से अधिकार को हटाया था? संपत्ति के अधिकार को। तो जब 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ था उसके तहत संपत्ति के अधिकार के साथ साथ एक स्वतंत्रता थी 19F के अनुसार। कौन सी स्वतंत्रता थी? संपत्ति की स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता को भी क्या कर दिया गया था? हमारे संविधान से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में आज अनुच्छेद 19 के अंदर 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं। कितनी मूल स्वतंत्रताएं हैं? 6, जिनके बारे में आज हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 सबसे पहले ए पार्ट। अनुच्छेद 19 का ए पार्ट क्या कहता है? आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के तहत हमारे देश के नागरिक क्या कर सकते हैं? अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपने किसी भी देश के मुद्दे पर क्या कर सकते हैं? मुद्दे पर अपने विचार को क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद 19A के तहत एक और स्वतंत्रता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता। हमारी प्रेस भी विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है जिसको किसके साथ जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण कानून जिसको हम RTI के नाम से जानते हैं, जो 2005 के अंदर लागू हुआ था, उसको भी किसके अंदर शामिल कर दिया गया है? अनुच्छेद 19 के अंदर क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये 2005 में एनेक्ट हुआ था बाय द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के द्वारा इसे 2005 में लागू किया गया था। इस अधिकार की जो जड़ है, जो शुरुआत है, वो कौन से स्टेट से? राजस्थान से शुरू हुई थी। और आज ये हमारे पास एक अधिकार है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? सूचनाओं को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार जो हमें मिला हुआ है वो अनुच्छेद 19A के तहत हमें मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर विचार करने की एक बात यहाँ पर यह है कि 1951 के अंदर, ध्यान से सुनना इस चीज को, 1951 में क्या हुआ था? प्रथम संवैधानिक संशोधन। प्रथम संवैधानिक संशोधन। संविधान में जो पहला बदलाव हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। इसमें क्या किया गया था? जो आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके ऊपर कुछ क्या लगाए हैं? प्रतिबंध लगाए हैं। कौन कौन से प्रतिबंध हैं? इसको सीमित किया गया है। कौन से? प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और किस ईयर में किया गया? 1951। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ, देश के टुकड़े करने के लिए अगर क्या करता है? आवाज उठाता है, कि देश में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए अगर आवाज उठाता है, देश के जो विदेशी हमारे जो क्या है संबंध है उनके ऊपर अगर कटाक्ष करता है, या देश को तोड़ने की कोशिश करता है, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के इस अधिकार को क्या किया जा सकता है? कानून के आधार पर सीमित किया जा सकता है।
तो 19A में हमें आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है और राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है। लेकिन 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके तहत आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, देश के खिलाफ कोई भी क्या करता है, षड्यंत्र रचता है और अलगाववाद की बात करता है या देश के विदेशी संबंधों पर कटाक्ष करता है, तो उसकी आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 19A। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19B। बी के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि आप क्या है, शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, बिना हथियारों के क्या कर सकते हैं, आप इकट्ठा हो सकते हैं। तो 19B में क्या कहा गया है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का सब आर्टिकल बी क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, बिना हथियारों के इकट्ठे होकर जुलूस निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हथियारों के साथ अगर इकट्ठा होते तो आपके साथ क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब 25 जून 1975 को देश के अंदर क्या लगा था, आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और उसका कारण क्या दिया था उन्होंने, उसका एक कारण दिया था कि आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन आज भारतीय संविधान में यह लिखित रूप से वर्णित है कि आंतरिक विद्रोह अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, किसके साथ, शस्त्रों के साथ अगर होता है, तो क्या किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अनुच्छेद 19B क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आप बिना हथियारों के कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का C पार्ट क्या कहता है कि आप क्या बना सकते हैं, संघ या समुदाय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि आप कोई ऐसा संघ नहीं बना सकते हैं जो देश के खिलाफ क्या कर रहा हो, षड्यंत्र कर रहा हो, देश विरोधी काम कर रहा हो। उसके तहत क्या कर सकती है, भारत सरकार आपके संघ के ऊपर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट अगर 19D की हम बात करें तो 19D में है कि आप देश के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की स्वतंत्रता, अर्थात आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मैं आपको एक राज्य के बारे में बताता हूं, जम्मू और कश्मीर। पहले इसमें से क्वेश्चन बनता था कि एक ऐसा राज्य जिसको अनुच्छेद 370, ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे देश के अंदर, जिसको 5 अगस्त 2019 के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को क्या देता था, एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, विशेष राज्य का दर्जा। ये जो राज्य था इसका अपना एक झंडा था, अपना अलग संविधान था, यहाँ तक कि जो देश के ऊपर जितने भी कानून लागू संसद के द्वारा बनाए जाते थे उनको लागू किया जाता था, वो प्रत्यक्ष तौर पर जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता था जब तक कि वहाँ की राज्य विधानसभा उसे क्या ना कर दे, अप्रूव ना कर दे। लेकिन अगस्त 2019 के बाद आज जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है और आज ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2019 से पहले अगर एक क्वेश्चन बनता था कि भैया आप किस हिस्से में नहीं जा सकते, आप कहाँ नहीं जा सकते थे, आप जम्मू और कश्मीर में नहीं जा सकते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर आप देश के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आपकी इस स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट आता है 19E। 19E क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, निवास या बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता। तो इसमें पहले भी यही क्वेश्चन बनता था कि आप कहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है तो जम्मू और कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
on 5th of August 2019. That's the reason that now we can हम क्या कर सकते, now we can buy the land in the states of Jammu and Kashmir. हम क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकते हैं। 19F की अगर हम बात करें तो 19F में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, कोई भी आजीविका का साधन आप अपना सकते हैं। तो यहां पर आप क्या आ जाएगा, व्यापार की स्वतंत्रता या आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि विभिन्न जो व्यवसाय हैं उनके लिए वो क्या योग्यताएं क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये सब किसके अंदर दिया हुआ है, 19F के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, आजीविका कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी साधन आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो कौन सा आर्टिकल पढ़ा है, केवल 19 आर्टिकल पढ़ा है और उसके सब पार्ट पढ़े हैं, 19A B C D E और F। अब थोड़ा सा मैं एक और बात बताऊंगा कि थोड़ा सा स्वतंत्रता के अधिकारों का जब वर्णन करते हैं तो दो महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे। एक न्यायालय ने जो आदेश दिया था वो 1997 में दिया था। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि फोन टैपिंग करना एक कानूनी अपराध है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं अगर आप किसी भी व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, फोन टैप कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन है कि सार्वजनिक हित के लिए या कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य कर रहा है तो आप उसका फोन कर क्या कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। आप उसका फोन टैप करके जानकारी जुटा सकते हैं। 1 नवंबर 1997 में एक और महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया और वो क्या था कि अगर बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर हमारे देशवासी बड़े देशभक्त हैं, आपको पता है। जापान में मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जापान इतना छोटा सा देश होते हुए भी इतना शक्तिशाली देश है, आर्थिक मोर्चे पर दूसरे नंबर का देश है अमेरिका के बाद। क्यों? क्योंकि वहां पर हर बच्चा देशभक्त है। कभी भी हड़ताल के दौरान वहाँ सार्वजनिक संपत्ति को क्या नहीं किया जाता है, नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर जब तक रेलें नहीं रोकी जाती, इमारतों में आग नहीं लगाई जाती, बसें नहीं तोड़ी जाती है, तब तक सरकार का ध्यान उन मांगों की तरफ नहीं जाता है जो लोग उठा रहे होते हैं। तो 1997 में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को क्या पहुंचता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि उन्होंने बंद को क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है 19A B C D E F। 19A में आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19B के अंदर शांतिपूर्वक आप बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं, 19C में संघ या समुदाय बना सकते हैं, D में देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की स्वतंत्रता, जो पहले एक अपवाद था वो अपवाद 2019 में अगस्त के अंदर हट चुका है, देश के हिस्से में बसने की स्वतंत्रता और व्यापार तथा आजीविका की स्वतंत्रता। तो ये सभी अधिकार हमें 19 अनुच्छेद के तहत मिले हुए हैं। तो अब हम अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ेंगे। 19 के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, A B C D E और F, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किस स्वतंत्रता को, संपत्ति की स्वतंत्रता को सन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 20 इसके अंदर कहा है कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता है जब तक उसे या उसने किसी कानून का उस समय जब उसने अपराध किया था उसका उल्लंघन नहीं किया हो। तो व्यक्ति कब अपराधी है, जब न्यायालय में ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि उस व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, जब उसने वो क्या किया था, अपराध किया था। तो अनुच्छेद 20 में 3 तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमारे पास हैं। पहले क्या कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान, एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान।
साफ तौर पर आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उस एक अपराध की सजा उसे क्या मिलती है, केवल एक ही बार मिल सकती है, उसे बार बार एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो क्या कहती है कि अपराध करने के समय जो कानून था उसके तहत ही सजा का प्रावधान। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस समय व्यक्ति ने क्या किया, अपराध किया, मान लेते हैं कोई अपराध 1997 में हुआ, उस समय उस अपराध की सजा कितनी थी, 2 वर्ष। उससे पहले वो कितनी थी, 3 वर्ष, और 2003 में उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष। पर्सन ए है, कोई भी व्यक्ति ए है जिसने अपराध किया 1997 में, 97 से पहले उसी अपराध की सजा कितने साल थी, 3 साल थी। 2003 में उसे बढ़ाकर कितने, 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसी कानून के अनुसार, उसी के अनुसार उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी। उससे पहले या बाद के कानून के द्वारा उसे सजा नहीं मिल सकती है। ये एक महत्वपूर्ण क्या है, अधिकार है जो हमें क्या मिला, हमारे देश के संविधान से मिला हुआ है। तीसरी जो स्वतंत्रता है उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध या खिलाफ क्या नहीं किया जा सकता है, न्यायालयों में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से सुनिए, ये 3 स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधी उस समय तक अपराधी नहीं है जब तक उसका अपराध प्रूव ना हो जाए, उसने किसी कानून का क्या ना किया हो, उल्लंघन ना किया हो। पहली स्वतंत्रता में क्या गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। दूसरे में कहा गया है कि अपराध करने के समय जो कानून था उसके तहत ही उसे सजा मिलेगी। और तीसरे में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करते वक्त उसको अपने ही खिलाफ क्या करने का, गवाही देने के लिए उसे क्या नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 हमारी स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 20 सुरक्षित करता है। किस संबंध में करता है, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। तो ये आर्टिकल भी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार अगर हमें कहीं से मिला हुआ है वो कौन से आर्टिकल से मिला हुआ है, अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। इसी अधिकार में हमें स्वच्छ पर्यावरण जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इसी के द्वारा हमें आवास का अधिकार 1997 के अंदर ये बोला गया था कि आवास का अधिकार, घर बना, जो घर चाहिए व्यक्ति को रहने के लिए, वो भी अधिकार हमारा अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। तो अब सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अधिकार है, जीने का अधिकार है। जब देश के अंदर 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उस समय सबसे अधिक अगर किसी अधिकार पर बल दिया गया था तो जीवन के अधिकार पर, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता के अधिकार पर बल दिया गया था। इसमें साफ तौर पर एक बात कही गई थी कि चाहे कोई भी आपातकाल हो, अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आपातकाल से रिलेटेड राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी आपातकाल हो, हमारा जो एक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो हमसे नहीं लिया जा सकता है। केवल एक शर्त में, मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है और उस अपराध की जो सजा है वो क्या है, फांसी की सजा है, तो
विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हम उसके जीवन के अधिकार को छीन सकते हैं अगर उसने किसी कानून का क्या किया है बच्चों, उल्लंघन किया है। वरना किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान हम क्या नहीं कर सकते हैं, जीवन के अधिकार को क्या नहीं कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते हैं। और इसी अधिकार के अंदर आवास का अधिकार भी शामिल है। आवास का अधिकार जो 1997 में इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसी के साथ स्वच्छ पर्यावरण, हर राज्य सरकार का ये एक कर्तव्य है कि वो स्वच्छ पर्यावरण अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएगी। ये भी कौन सा हिस्सा है, अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अनुच्छेद 21 कैसे बनता है, कौन से बनता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, और इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट को 2002 के अंदर पारित किया गया था। और वो अमेंडमेंट कौन सा था, 86वां संशोधन। 86वां संशोधन। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है, उन सभी को निःशुल्क, राज्य के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और इसके लिए एक संविधान में विशेष संशोधन किया गया, 86वां संशोधन, जो सन 2002 के अंदर क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो हम अनुच्छेद 21 में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही सीमित किया जा सकता है, लिया जा सकता है। बाकी किसी भी आपातकाल की स्थिति में इस अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। सन 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार को भी इसमें शामिल कर दिया था। स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान सन 2002 में 86वें संशोधन के तहत क्या किया गया था, प्रोवाइड कराया गया था, ये अनुच्छेद 21 के तहत है। तो आज हमने अनुच्छेद 21 के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या की हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम अनुच्छेद 21 का अध्ययन कर चुके हैं। अब अनुच्छेद 22 का हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है, क्योंकि ये भी एक स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। आपने सुना होगा गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिनसे उन्हें नहीं लिया जा सकता है। अब वो कौन कौन से अधिकार हैं, क्या अनुच्छेद 22 कहता है? तो अनुच्छेद 22 के अंदर क्या कहा गया है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए वारंट निकाला जाता है, जो कानून के द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को क्या हिरासत में लिया जा सकता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण निवारक निरोध भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्या करने जा रहा है, कोई अपराध करने जा रहा है। तो किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको क्या कर लिया गया है, कानून की गिरफ्त में ले लिया है, उसको हिरासत में ले लिया है। क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि उसको क्या करने से रोकना है, अपराध करने से रोकना है। तो उसको क्या कहते हैं, निवारक निरोध, कि व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, इसी संदेह के कारण उस व्यक्ति को क्या रखा जा सकता है, क्या करके रखा जा सकता है, उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसकी भी 3 मुख्य स्वतंत्रताएं हैं। वो मुख्य स्वतंत्रताएं क्या है, सबसे पहले हिरासत में लिए जाने का कारण, यह व्यक्ति का अधिकार है कि उसको किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है, ये उसको जानने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22 के तहत हमें मिला हुआ है। दूसरा है कि उसको 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी या न्यायालय के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा।
समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है, उसमें आने जाने का समय, व्यक्ति को जहाँ से गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के बीच की जो दूरी का समय, जितना आने और जाने का समय लगा है, उस समय को इसके अंदर कभी भी क्या नहीं किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखिए आप कि 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के सामने तो प्रस्तुत करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आने जाने के समय को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है कि उससे कोई भी व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार, ये किसके अंदर दिए गए हैं? अनुच्छेद 22 के अंदर दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों के एक दो मौलिक अधिकार और मैं बता देता हूं कि वह अपने घर पर क्या फोन करके बता सकता है कि उसे क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसके साथ पुलिस कस्टडी में बुरा बर्ताव नहीं हो सकता है। ये सभी अधिकारों का जो समूह है वो हमें किस अनुच्छेद के तहत मिले हैं बच्चों? अनुच्छेद 22 के तहत हमें भारतीय संविधान के द्वारा क्या है, मिले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक अधिकार जिसको स्वतंत्रता का अधिकार, जो सबको प्यारी होती है, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, उस अधिकार का हमने क्या किया है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। सो डियर फ्रेंड्स, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, घर पर रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, क्योंकि जीवन अमूल्य है, जीवन बार बार हमें नहीं मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।